आज तो मतलब कोहली ने भर के कंटेंट दिया है सर। तो ये तो क्लास जो है वो तो परमानेंट रहती है ना, फॉर्म टेम्पररी रहता है। और इस क्लास के बारे में तो सभी को पता था, हमेशा से ही पता था। तो लीजिए 71वां शतक भी आ गया। तो इतने अरसे से सब यही कह रहे थे कि कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। लीजिए आज आ गया। सर आज आपका कुछ स्पेशल हो जाए सर। आया तो क्या खूब आया। विराट कोहली के तो कितने स्पेशल है, सारे ही स्पेशल होते हैं। तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां भी और भी है। और विराट कोहली तो अभी आप देखिएगा कहाँ तक जाएंगे लेके अपने खेल को और अपने प्रदर्शन को। और अच्छा लगा, अच्छे फॉर्म में आए। बस थोड़ा एक दुख की बात यही है कि अभी इस स्टेज पे अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी भारतीय टीम के हैं और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी भारतीय टीम के हैं। और भारतीय टीम ही फाइनल से बाहर हो चुकी है। तो ये थोड़ी सी दुख की बात है कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस तो नजर आ रही है अच्छी, लेकिन एज ए टीम आप अच्छा नहीं कर पाए। जी आज वे कोहली की इनिंग्स की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी? मतलब कुछ ऐसा पॉइंट जो आपको देख के लगा हो कि यार यहाँ तो बहुत ही ज्यादा स्टैंड आउट किया है आज। सबसे पहली बात सुमेश, आपको याद है जब ये आउट हुए थे पिछले मैच में और बिना खाता खोले आउट हुए थे, तब हमने क्या कहा था? ये विराट कोहली का स्वरूप नहीं, ये उनका खेलने का ढंग नहीं है। आज अगर आप देखें उन्होंने इनिंग को किस तरह से शुरुआत की, किस तरह से अपनी इनिंग को बिल्ड किया। शुरू में एक एक दो दो रन ले रहे थे, रन बॉल ही उस वक्त आ रहा था, लेकिन एक बार जब सेट हो गए उसके बाद उन्होंने रफ्तार पकड़ी। और जब रफ्तार पकड़ी तो क्या खूब रफ्तार पकड़ी। और जिस तरह के वो शॉट खेलते हैं आखिरी के ओवरों में, जब बड़े शॉट खेलने की बात थी, किस तरह से उन्होंने बाउंड्री लाइन को टपाया बड़ी आसानी से, कदमों का अच्छा इस्तेमाल किया। और एक और बढ़िया बात जो नजर आई कि हमेशा लोग कहते थे कि विराट कोहली स्पिन के खिलाफ शायद इतने अच्छे नहीं है और स्पिनर्स उनको तंग करते हैं, तो आज वो भी उन्होंने उस कमी की भी भरपाई कर दी। और आज ये भी दिखा दिया कि विश्व के एक बड़े मंझे हुए दो स्पिनर्स थे, राशिद खान और मुजीब, और उन दोनों के होने के बावजूद इस तरह की पारी खेल के दिखाई। बिल्कुल बिल्कुल। सर आपका फेवरेट शॉट कौन सा था आज के मैच में विराट का? विराट का वो जो स्टेप आउट करके उन्होंने छक्का मारा ना, वो तो मुझे मतलब आउटस्टैंडिंग शॉट है। क्योंकि वो आसान शॉट नहीं होता है कि जब आप कदमों का इस्तेमाल करते हैं ना, तब आपको दो चीजों का खासा ध्यान रखना होता है। एक तो आप गेंद की लाइन के बहुत ज्यादा करीब ना आए, क्योंकि लाइन के बहुत ज्यादा अगर करीब आ जाएंगे तो फिर आप वो अपने हाथ को पूरा खोल के गेंद और बल्ले का संपर्क अच्छा नहीं कर पाएंगे। और दूसरी चीज आपको ये तय करना होता है कि आपको गेंद से कितनी दूर पहुंचना है, ताकि गेंद जब ऊपर चढ़ रही होती है उस चढ़ती हुई गेंद के खिलाफ आप शॉट खेलें। क्योंकि जब चढ़ती हुई गेंद पे आप शॉट मारते हैं ना, तो वो गेंद और ऊपर जाके चढ़ती है आगे। सर अगर जो देखा जाए कि इतना जो वेट था, जो 3 साल का वेट था और विराट कोहली का एक सेंचुरी बन नहीं पाया इसके बीच, और आप एक कमेंटेटर रहे, फॉर्मर क्रिकेटर रहे, आप जो देख रहे थे कि इतना फैंस का जो वेट रहा, कितना कितना रिलीव होंगे और विराट कोहली कितना आज इमोशनल हो जाएंगे आज मैच के बाद, इस नॉक के बाद। इमोशनल की जहां तक बात है तो शतक लगाना हमेशा एक बल्लेबाज के लिए खास क्या कहते हैं, एक उपलब्धि होती है, खास उपलब्धि होती है। और खासतौर पे सबसे छोटे फॉर्मेट में अगर आप ये लगाएं तो, और क्योंकि ये इनके लिए इस फॉर्मेट में सबसे पहला शतक था, तो जी हाँ बिल्कुल एक खास जगह रखेगी ये पारी विराट कोहली के लिए। लेकिन जहां तक के ये बात थी कि भाई अब शतक नहीं आ रहा, सबसे बड़ी बात ये होती है कि प्लेयर को खुद ये एहसास होना चाहिए कि वो अच्छा खेल रहा है या नहीं खेल रहा। अगर उसे लग रहा है कि वो अच्छा खेल रहा है और शतक नहीं आ रहा, लेकिन अपनी कंट्रीब्यूशन 30, 40, 50, 60, 70 रनों की पारियां खेल के अपनी कंट्रीब्यूशन टीम को दे रहा और अच्छी लय में है, मतलब अगर उसे लग रहा है कि मैं अच्छी लय में आ रहा हूँ, वो 60-70 कन्वर्ट नहीं हो रहा 100 में, तो फिर कोई घबराहट की बात नहीं होती। वो हम महत्वाकांक्षाएं इतनी होती है ना, और क्योंकि विराट कोहली उससे पिछले 2 सालों में इतनी तबाही मचा चुका था और इतने रन बना चुका था, तो आपको एक लग रहा था कि हर बार विराट मैदान में उतरेगा तो हर बार शतक ही आना चाहिए। तो इस वजह से थोड़ी सी हम लोगों ने उन पे ज्यादा भार डाल दिया था। मुझे नहीं लगता उन पे खुद इतना भार रहा होगा, लेकिन हाँ एक शतक तो हमेशा शतक ही होता है। और खास तौर पे अगर सबसे छोटे फॉर्मेट में आए तो ये एक अच्छी उपलब्धि है उनके लिए। सर आप आज कितना मिस कर रहे थे इस मोमेंट को कॉल करना, बिकॉज लाइक आप अब इतना आइकॉनिक मोमेंट कॉल कर चुके हैं विराट कोहली का इंटरनेशनल करियर में, हम इतना गहरा बात सुन चुके हैं, बट आज कितना मिस कर रहे थे उस मोमेंट को?
अभी तो मोमेंट्स बहुत आने हैं, अभी इसमें क्या चिंता की बात है, इसमें क्या मतलब रिस्क क्या करना। अभी विराट कोहली तो अभी आप देखिए कई साल और सेवा करने वाले हैं भारतीय क्रिकेट की, और जब वो इतने साल और सेवा करेंगे तो ऐसे कई और मोमेंट्स वो देंगे। जी जी। बट विवेक, आपको आपके नजरिए से ये इस टूर्नामेंट जो कि एक तरीके से तो हार्ट ब्रेकिंग ही है क्योंकि फाइनल नहीं खेल रहे, बट कहीं ना कहीं विराट कोहली का इस तरह से फॉर्म में वापस आना सबसे बड़ा पॉजिटिव माना जाएगा इस टूर्नामेंट का। निश्चित तौर पे सुमेश, और विराट कोहली का इस तरह से बल्लेबाजी करना, 2 अर्धशतक लगाना, फिर एक शतक जड़ देना, तो इसी तरह के विराट कोहली आपको चाहिए। और खास तौर पे आप जब लगभग सिर्फ 1 महीना ही बचा है विश्व कप से पहले, और केएल राहुल के आज रन बनने, पिछले मैच में रोहित शर्मा की उस तरह की पारी, और आपको याद होगा पहले भी मैंने कहा था कि भारतीय टीम एक अलग टीम हो जाती है अगर उसके ऊपरी क्रम के ये 3 या 4 बल्लेबाज अच्छी लय पकड़ लेते हैं। विराट कोहली, केएल राहुल, रोहित शर्मा, उसके बाद सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, इस तरह के ये सारे खिलाड़ी अगर अच्छी लय पकड़ लेंगे ना, तो फिर भारतीय टीम को हरा पाना इतना आसान नहीं होगा। गेंदबाजी एक जरूर कमजोर कड़ी रही है, तो थोड़ा सा चयनकर्ताओं को, और मेरे ख्याल से इस टूर्नामेंट के बाद कप्तान और कोच से भी बैठ के जो बातचीत होगी, तो थोड़ा सा इस पे एक ध्यान दिया जाएगा, या इस तरफ एक नजर की जाएगी कि किस तरह के गेंदबाज और जोड़े जाने चाहिए इस टीम के साथ, इससे पहले कि आप ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे पहुंचे। सर, आज दीपक चाहर की बॉलिंग आपको कैसी लगी? क्या आपको लगा अभी वो रिदम में आ रहे हैं, या आपको लगा उन्होंने वैसी ही बॉलिंग करी है जैसे उन्होंने जिम्बाब्वे में करी थी? थोड़ा सा देखो, जब भी कोई ब्रेक के बाद आता है ना, और फिटनेस जैसे जैसे उनकी इंप्रूव होती रहेगी, थोड़ा सा उनको अपने ऊपर विश्वास आता रहेगा, उनकी गेंदबाजी में और निखार आता रहेगा। भुवनेश्वर कुमार की गेंद जिस तरह से आज लहरा रही थी, शायद दीपक चाहर की गेंदबाजी में उतना वो एक प्रभाव नहीं नजर आया। लेकिन जैसा मैंने कहा, पिछले मैच में आप बाहर थे, टीम से ही बाहर थे, वो तो चोटिल हुए, आवेश तो आप टीम के अंदर आए, तो थोड़ा सा एक रिदम पकड़ने के लिए लगातार मैचेस खेलना बहुत जरूरी है। आप एक मैच या 2 मैच खिला के फिर बिठा के बाहर फिर एक मैच खिलाएंगे ना, तो फिर वो रिदम आने में थोड़ी सी और तकलीफ हो जाती है। और खास तौर पे गेंदबाजों की अगर आप बात करें, जितना दौड़ के आप आते रहेंगे, जितनी आप मैच में गेंदबाजी करेंगे, देखिए प्रैक्टिस में गेंदबाजी होती है, एक अलग किस्म की प्रैक्टिस में गेंदबाजी होती है। मैच प्रैक्टिस जो होती है ना, या मैच में जो आप गेंदबाजी करते हैं, उसी की सबसे ज्यादा अहमियत रहती है। तो जितने ज्यादा मैचेस खेलेंगे आप, जितने ज्यादा इनको मौके मिलेंगे गेंदबाजी करने के, आप देखेंगे इनकी गेंदबाजी में और निखार आएगा। सर, मैं वापस जाना चाहूंगा वो ओपनिंग के बारे में जो हमने बात की। जैसे आज कोहली ने ओपन किया और ओपन करके अब 100 मार दिया। पिछली बार इसके पहले जब T20 इंटरनेशनल में उन्होंने ओपन किया था, वो था इंग्लैंड के अगेंस्ट 2021 में, तब भी 85 रनों की पारी खेली थी। तो कहीं ना कहीं ये सवाल, ये डिस्कशन मैनेजमेंट में होगा कि अगर कोहली का बेस्ट हम यूज करना चाहते हैं एज अ टीम, तो उनके लिए ओपनिंग एक स्पॉट है जो हमको ट्राई करना चाहिए। और रोहित तो है ही जो प्रूवन ओपनर है। कहीं ना कहीं ये एक एक्सपेरिमेंट जो है, ऑल्दो वर्ल्ड कप काफी नजदीक है, बट ये एक्सपेरिमेंट इंडिया कर सकता है, गिवन कि केएल राहुल ओडीआईज में नंबर 5 पे काफी सक्सेसफुल रहे हैं। तो केएल राहुल से बोला जाए कि भाई आप तुम थोड़ा पीछे खेलो और ये दो जो और बड़े दिग्गज हैं ये ओपन करेंगे। हाँ बिल्कुल, विकल्प एक ये भी बिल्कुल तैयार हो गया। आपने जैसे कहा कि इस बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि अगर केएल राहुल अच्छे फॉर्म में हैं, तो केएल राहुल और रोहित शर्मा की जोड़ी सबसे बढ़िया जोड़ी है ओपनर के तौर पे, और विराट कोहली 3 नंबर पे। ये बहुत बढ़िया पहले 3 नंबर के खिलाड़ी हो जाते हैं अगर इस क्रम में ये तीनों आते हैं। लेकिन जैसे आपने अभी कहा कि विराट ने ओपन करके इतनी अच्छी पारी खेली है, रन बनाए, तो आगे चल के आपको एक कप्तान के तौर पे, कोच के तौर पे ये एक विकल्प मौजूद है कि कल को अगर थोड़ा सा आपको फेर बदलाव करना पड़े बैटिंग ऑर्डर में, तो विराट को ओपन करके रोहित शर्मा के साथ आप राहुल को मिडिल ऑर्डर में लेकर आ सकते हैं। तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी अब आपके पास है। बिल्कुल बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के लिए ये सोचा जाए तो उन्होंने कल भी एक गेम खेला, आज भी गेम खेला, तो काफी डिफिकल्ट है ये। ऑल्दो आज हमने देखा भी कि एकदम मैच में कहीं ना कहीं थे ही, कहीं से कहीं तक थे ही नहीं, तो थोड़ा ऐसा सेकंड क्लास सिटीजन टाइप का ट्रीटमेंट मिल गया उनको। और सोमेश, एक चीज आपकी गलत हो गई, टॉस जीतो मैच जीतो नहीं होता है। मैं आपको याद है पिछले शो में कह रहा था, टॉस जीतो मैच जीतो नहीं होता है, अच्छी क्रिकेट खेल के मैच जीते जाते हैं। तो चलिए, वो बात तो आज गलत साबित हो गई कि टॉस जीतने वाला हर बार मैच नहीं जीतता।
हाँ, जहाँ तक अफ़गानिस्तान की आपने बात की सुमेश, बहुत मुश्किल होता है। अभी देखिए, कल ही आप देखिए किस तरह का मैच आपने खेला जी, पाकिस्तान के खिलाफ, और ये सब चीज़ें जो है आपको ड्रेन करती है, आपको मेंटली ड्रेन करती है। शारीरिक तौर पे भी आप तो थकते ही थकते हैं, लेकिन मानसिक तौर पे ये आपसे बहुत कुछ बाहर लेके चली जाती है, और ख़ास तौर पे इस तरह का मैच और इतनी भावनाएँ जो उमड़ती हुई नज़र आई और आप हार जाएँ इस तरह का मैच। रात को नींद नहीं आती, आप सो नहीं पाते हैं, और अगले दिन अगले मैच के लिए आपको मैदान में उतरना पड़ता है। तो निश्चित हाँ जी। तौर पे अफ़गानिस्तान के खिलाड़ियों के लिए आज बिल्कुल कतई आसान नहीं था कि आज फिर एक बार मैदान में उतर के और मैच खेलें। या कहीं मोहम्मद न कहीं नबी अगर ये सर मैच वैसा होता कि जीत कर कुछ हासिल होने वाला होता तो शायद थोड़ा अलग जज़्बा रहता। बाकी रही बात टॉस की, तो मैं और शायद गुरकीरत जी भी मेरे साथ ये डिस्कस कर रहे थे कि हम यही चाहेंगे कि फाइनल में भी ऐसा ही हो कि जो टीम टॉस जीते वो मैच ना जीते। मैं एक चीज आपको ये कहूंगा तो जो सर ने बोली, जैसे सर बोल रहे थे कि बहुत मुश्किल होता है, मोहम्मद नाबी ने आज टॉस के टाइम यही बोला कि हम स्लीपिंग पिल्स लेके सोए थे, क्योंकि हमें पता था कि हमें एक तो सेम वेन्यू में मैच हो तो बात अलग है कि आपने शारजा में ही मैच खेलना था, ट्रैवल भी करना है, आपको होटल से चेकआउट करना है, उसके भी चैलेंजेस होते हैं। तो जो आपने बोला टॉस की ऐसे सोना आसान नहीं होता, सेम चीज टॉस पे मोहम्मद नाबी ने बोली थी कि हम किसी तरीके से कोप कर रहे हैं और हम स्लीपिंग पिल्स लेके ही सोए थे। अब थोड़ा-सा फ़र्क पता क्या हो गया, एक चीज़ और भी, कि शारजा की पिच और दुबई की पिच में बहुत फ़र्क है। आज आपने दुबई की पिच अगर देखी हो, किस तरह से हरी घास थी। नई पिच का इस्तेमाल हुआ था आज इस मैच के लिए, और इनके बेचारे स्पिनर्स जो थे ना वो फँस गए, क्योंकि इनकी ताकत जो है गेंदबाज़ी में वो स्पिनर्स हैं इनके। और गेंद शारजा में थोड़ा-सा रुक के, थोड़ा-सा फँस के आ रही थी, तो वहाँ पे उनके खिलाफ शॉट्स खेलना थोड़ा कठिन हो रहा था। आज विराट कोहली ने क्या शॉट खेले मुजीबुर के खिलाफ, और कदमों का इस्तेमाल जी, करके जो सामने छक्का लगाया है। छठे तो ओवर मेरे में। को नहीं लगता कि इतनी जी, जी। पिटाई मैंने इन स्पिनर्स की, इन दोनों की इस पूरी सीरीज में कभी देखी हो, जितनी आज इन दोनों की पिटाई हुई है, राशिद की भी और मुजीब की भी। सर कहीं न कहीं बट लगता है आपको मैन ऑफ द मैच तो भुवनेश्वर कुमार ले जाएँगे, कोहली नहीं? ना, 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 आज मैन ऑफ द मैच कोहली ही बनेंगे। आज वो मैं पहले आपको से वजह लिखा गया है। बताता हूँ। देखिए, जब लो स्कोरिंग मैच होता है ना, और तब आप 5 विकेट लेते हैं, तब आप मैन ऑफ द मैच के बिल्कुल हकदार बनते हैं कि भई सर रन जी, सर कम से सर मैन आज ऑफ द रन मैच वैसे ही कर रहा था मैं तो। सर मैन ऑफ द मैच से याद आया। आज तो वैसे ही रन इतने हैं, जबकि मैं गेंदबाज हूँ, मैं हमेशा इसी के लिए लड़ता रहता हूँ कि गेंदबाजों को मैन ऑफ द मैच का खिताब क्यों नहीं मिलता है। लेकिन आज तो निश्चित तौर पे वो रन ही बोर्ड पे इतने थे कि असंभव था उन रनों का पीछा करना अफ़गानिस्तान के लिए। सर मेरा एक शिकायत है आपसे। 2014 का जो हाँ, देवधर ट्रॉफी का फाइनल था, ईस्ट जोन और वेस्ट जोन के बीच, उस मैच में मेरा एक भैया खेल रहे थे, विप्लव सामंतराय, आप याद रखे होंगे। हाँ, देवधर विप्लव ट्रॉफी का फाइनल समझ था। सर उस हाँ, मैच हाँ। में उनको मैन ऑफ द मैच नहीं मिला सर। मैं आपको तब से पूछना चाहता हूँ। वो सर 60 रन बनाए थे, 2 विकेट लिए थे, 1 रन आउट भी किए थे। आप आए जो प्रेजेंटेशन में मैं देखता रहा हूँ, मनोज तिवारी को दे दिए। नहीं, कभी-कभी देखिए क्या होता है, ये जो मैन ऑफ द मैच का चयन होता है ना, ये भी एक बार देखना होता है कि कौन करता है। कई बार होता है कि कमेंटेटर से कहा जाता है कि आप मैन ऑफ द मैच का चयन कीजिए, और कई बार क्या होता है, जो मैच रेफरी होते हैं ना ग्राउंड पे, वो डिसाइड करते हैं मैन ऑफ द जी, मैच। जी। तो अगर हमारे हाथ में नहीं है डिसीजन, तो फिर तो हमें पर्ची पे जो नाम लिख के दे दिया जाता है, हम उसी को कर देते हैं। बिल्कुल, अभी मेरे को तो आईपीएल का एक मैच याद आ गया जिसमें दिल्ली का मैच था, दिल्ली कैपिटल से अक्षर पटेल क्लियर मैन ऑफ द मैच थे, पर चयन करना था केविन पीटरसन को। वो बोले कि मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ कुलदीप का और मुझे उनका अग्रेशन बहुत पसंद है, तो वो है मैन ऑफ द मैच। पर हम लोग एटीट्यूड वर्ड यूज किया था। एटीट्यूड बहुत पसंद है, हम ऑफिस में भौचक के रह गए कि ये क्या है भाई, मैं उस मैच में ग्राउंड में था। एटीट्यूड पसंद है तो मैन ऑफ द मैच दे दे। नहीं, वो आई थिंक मतलब पिछले 1.5-2 साल में प्रॉब्ली द वर्स्ट मैन ऑफ द मैच कॉल, क्योंकि अक्षर ने आउट किया था 3 प्लेयर्स को शायद, और कुलदीप ने आउट किया था रबाडा और नेथन एलिस को। तो वो रबाडा और नेथन एलिस को आउट करके जब 6 प्लेयर ऑलरेडी आउट हो चुके हैं, वो बहुत ही हिलेरियस था। सर अक्सर की बात चल रही है, तो हम मैच के बीच में डिस्कशन कर रहे थे कि मान के चलते हैं कि चहल तो लॉक्ड है टीम में, क्योंकि 11 में एक अटैकिंग स्पिनर तो चाहिए, बट एज अ डिफेंसिव स्पिनर आप इस टीम में किसको प्रेफर करेंगे, अक्सर को या अश्विन को? देखिए, अगर मेरे से अगर आप पूछेंगे तो मुझे लगता है कि अक्षर पटेल जो है वो एक बेटर ऑप्शन है आपके लिए दूसरे स्पिनर के तौर पे। और
ऑस्ट्रेलिया अगर आप वर्ल्ड कप के नजरिए से अगर आप देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि जो टीम यहाँ पे आई थी एशिया कप के लिए उस टीम में काफी बदलाव होने चाहिए, क्योंकि आप 4 स्पिनर्स को लेके ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकते और सिर्फ 3 तेज गेंदबाजों को लेके, क्योंकि आपको 3 तेज गेंदबाज और हार्दिक पांड्या एक चौथे, इन 4 को तो हर बार 11 में खिलाना ही खिलाना है। तो इसलिए आपके पास एक तेज गेंदबाज और बाहर रिजर्व में भी होना चाहिए। तो कम से कम 4 नहीं तो 5 तेज गेंदबाजों के साथ आप ऑस्ट्रेलिया जाइए। ये भूल में ना रहिएगा कि वहां पे भी आप ऐसी टीम बना के ले जाएंगे और आपका काम बन जाएगा। तो इसलिए ये थोड़ा-सा इस पे ध्यान देना पड़ेगा कि आप जब टीम का चयन करते हैं वो कौन से 15 खिलाड़ी हैं जिनको आप वहां भेजना चाहते हैं और उनमें कौन से वो तेज गेंदबाज हैं जिन पे आप भरोसा दिखाएंगे। सर, तो अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे जो 15 का स्क्वाड था, अब ऑब्वियसली बुमराह तो वापस आएंगे ही आएंगे स्क्वाड में, तो बुमराह, भुवी, ये आपके 2 पेसर्स हो गए जो लॉक्ड हैं, हार्दिक हैं जो लॉक्ड हैं। उसके अलावा जो आपके बाकी 2 पेसर स्क्वाड में होंगे वो आपको कौन दिखते हैं? आपके पास जो विकल्प हैं वो है अर्शदीप, आवेश, हर्षल, मे बी सिराज और दीपक चाहर। तो आप इनमें से कौन से 2 पेसर ऑस्ट्रेलिया के लिए सिलेक्ट करेंगे? क्योंकि अब 1 हफ्ते के अंदर स्क्वाड सिलेक्ट करना ही है, डेडलाइन 15 तारीख की है। नहीं, मुझे बस एक थोड़ा-सा ये दुःख है कि पता नहीं क्यों आप लोगों ने मोहम्मद शमी को बहुत जल्दी बाहर कर दिया है अपनी सोच से। क्योंकि वो जो एक गेंदबाज है और वो जो एक रिदम पकड़ के गेंदबाज जब गेंदबाजी करता है ना, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, एकदम से गेंदबाजी आपकी एक अलग सी ताकत सी नज़र आती है आपको। क्योंकि मोहम्मद शमी जो शुरू के ओवरों में आपको विकेट निकाल के दे सकते हैं ना, वो उनमें एक अलग किस्म की कला है। खैर बहरहाल अब अगर उस तरफ नहीं सोच रहे हैं चयनकर्ता, तो मुझे लगता है कि हर्षल पटेल की तरफ आप ज़रूर जा सकते हैं। मोहम्मद सिराज के बारे में आप सोच सकते हैं। अर्शदीप, क्योंकि एक बाएं हाथ के गेंदबाज है, आप उनको एशिया कप में लेकर आए हैं। ठीक है, एक आध मैच में शायद उनका इतना अच्छी गेंदबाजी नहीं रही, नहीं तो ओवरऑल उन्होंने ठीक-ठाक प्रदर्शन किया। तो मुझे लगता है उनको आगे लेके आपको ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि वो बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, एक अलग किस्म का एंगल लेकर आते हैं, एक अलग किस्म का एक उनकी अपनी ताकत है जिस तरह से वो गेंदबाजी करते हैं। तो यही विकल्प है। बुमराह का वापस आके पूरी तरह से फिट होना ना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर इस गेंदबाजी में आप एक बार फिर से ताकत झोंकना चाहते हैं ना, तो वो तभी होगी जब एक बार बुमराह वापस आके इस टीम के साथ जुड़ेंगे। सर, आपके हिसाब से टीम में वर्ल्ड कप के लिहाज से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? किसका फिट रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बुमराह का या हार्दिक का? मैं इस लिस्ट में जडेजा को भी ऐड करता, बट अब तो उनको पता है कि वो वर्ल्ड कप में नहीं रहेंगे। दोनों का ही फिट होना बहुत जरूरी है सोमेश। इन दोनों में से आप किसी एक को नहीं चुन सकते, क्योंकि हार्दिक पांड्या का रोल बड़ा अलग हो गया है। एक टाइम था जब वो गेंदबाजी के बारे में ज्यादा हम उनको समझते थे, लेकिन अब वो बैटिंग ऑलराउंडर है और उनकी एक बैटिंग में एक जो फिनिशर वाला रोल है ना, वो जो आप आखिरी के ओवरों में जब आप उनको कई बार ऋषभ पंत के ऊपर भी प्रमोट करके भेज देते हैं और जिस तरह से वो ग्राउंड को क्लियर करते हैं और बड़े हिट लगाते हैं, तो वो एक रोल उनका बड़ा खास है। और बुमराह तो फिर बुमराह ही है भाई। हर बार 19वां ओवर की जो अभी तक हमें सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, आग बंद करके उनकी तरफ गेंद फेंक सकते हैं आप 19वां ओवर डालने के लिए। तो ये दोनों के बीच में से आप एक को ना चुनिए, ये दोनों ही अपने आप में एक बहुत जरूरी अंग है इस टीम के। बिल्कुल। और जैसे काफी डिस्कशंस हो रहे हैं शामी को लेकर के कि शामी सेटअप में वापस आना चाहिए, इसके बहुत सारे अपने अपने लोगों के अपने अपने एनालिसिस हैं, बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि ये इतना टैलेंट पूल जो हम बात करते हैं कि बेंच में इतनी बड़ी है, बट उस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि कोई भी फॉर्मेट हो, हम हमेशा बुमराह और शामी की तरफ ही देखते हैं, और इस कोचिंग स्टाफ के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि बुमराह शामी जैसे और भी विकल्प रेडी हो जो फॉर्मेट टू फॉर्मेट उतने ही डिपेंडेबल हो। मैं सिर्फ एक चीज बोलना चाहता हूँ। हाँ, बताइए। मैं सिर्फ एक चीज बोलना चाह रहा था शामी के उस पे क्वेश्चन पे। लास्ट वर्ल्ड कप में जो T20 वर्ल्ड कप था, उन्होंने पांचों के पांचों मैच खेले थे इंडिया के लिए और वो सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलर रहे थे, और उनके जो डेथ बॉलिंग के नंबर्स हैं वो काफी बुरे हो जाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि सिलेक्टर्स ये सोचते हैं कि अगर आपके पास भुवनेश्वर कुमार हैं पावर प्ले के लिए, तो आपको शामी जैसे एक और बॉलर की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास फिर 2 टाइप के एक ही बॉलर हो जाते हैं। नहीं, ये भी सोच हो सकती है। मेरी सोच सिर्फ इस वजह से है क्योंकि आप विश्व कप खेलने ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं और आप अभी जो जैसे अब आप जो इधर खेले हैं दुबई में या शारजा में या यहाँ जो आपकी जो सब कॉन्टिनेंट की पिचें हैं, यहाँ की पिचों में और ऑस्ट्रेलिया की पिचों में जमीन आसमान का अंतर है, बहुत फर्क है।
तो इसलिए जब आप एक इतने बड़े टूर्नामेंट को खेलने ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं ना, तो अगर आपके पास ऐसे कोई गेंदबाज है जिनको वहां खेलने का अनुभव है, जो पहले वहां जा चुके हैं, अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं, उनको थोड़ा सा आइडिया है वहां किन जगह पे कौन सी पिचों में क्या लेंथ डालना जरूरी है, वहां पे गेंद टप्पा खाने के बाद किस तरह से चलती है, क्या रफ्तार पकड़नी है, तो फिर वो थोड़ा सा आपको फायदेमंद साबित होता है कि भाई वहां जाके पहले अच्छा कर चुका है वो खिलाड़ी। तो बस सिर्फ यही एक सोच है कि आप क्योंकि अब अर्शदीप को भी आप लेकर जब जाएंगे, वो बेचारा बच्चा पहली बार वहां जाके ऑस्ट्रेलिया में और वो भी खास तौर पे ऐसे विश्व कप जैसे टूर्नामेंट में अगर उसको मौका मिलेगा, तो थोड़ा सा तो वो भी पहले एक आध मैच में उसको समझने में समय लगेगा कि भाई ये क्या करना है। वहीं पे एक पका पकाया अगर कोई खिलाड़ी या कोई गेंदबाज आपके साथ जाए जो पहले कई बार ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे जा चुका है, तो शायद ये जो मुश्किल है उसके सामने ना आए।